हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास यादव फ्रॉम गुरुकुल क्लासेस और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप केमिस्ट्री को आई थिंक एंजॉय कर ही रहे हैं और बहुत सारे विजिट्स भी मेरी वेबसाइट पे आते हैं। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर सॉल्विंग दीज क्विज एंड विजिटिंग आवर वेबसाइट www.gurukulclasses.com। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इस चीज़ पर कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक जो पहला मेथड है वो है आपका बोहर एंड बरी मेथड। बोहर एंड बरी मेथड, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो सबसे पहला मेथड है, क्या चीज लिखने का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सबशेल्स। सबशेल्स और सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके मेथड दो हमारे पास हैं। एक है बोहर एंड बरी मेथड, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। किस चीज में? इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स। अगर हमें शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, लाइक के एल एम एन, तो हम कौन से रूल का फॉलो करते हैं? बोहर एंड बरी रूल। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो हमारे पास दूसरा मेथड है वो है आफ्बाउ रूल। आफ्बाउस रूल, आफ्बाउस प्रिंसिपल या आफ्बाउस रूल, जो कि हम पिछले एक वीडियो में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। आफ्बाउ प्रिंसिपल से जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं वो सब शेल्स में करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सब शेल्स। इन सब शेल्स। सब शेल्स का मतलब कौन कौन से सब शेल्स होते हैं, तो आपको पता होगा कि सब शेल्स को हम एस पी डी एंड एफ करके दिखाते हैं। ठीक है, एस पी डी एफ करके दिखाते हैं। और ये डिपेंड करता है, ये जो सब शेल्स होते हैं वो कितने होते हैं किसी भी शेल में, वो डिपेंड करता है शेल नंबर पर। जैसे आपका अगर पहले शेल की बात करें यानी के शेल की बात करें तो उसमें केवल एक ही सब शेल होता है जिसको 1s करके बोलते हैं। सेकेंड शेल की बात करें यानी एल शेल की बात करें तो उसमें दो सब शेल होते हैं, 2s एंड 2p करके होते हैं। इसी तरह से थर्ड शेल की बात करें यानी के एल एम के बाद यानी एम वाला जो शेल होगा उसमें तीन सब शेल होते हैं, 3s 3p 3d। और फोर्थ शेल की अगर हम लोग बात करें, फोर्थ शेल यानी एन शेल की बात करें तो उसमें चार सब शेल होते हैं, 4s 4p 4d एंड 4f। इसी तरह से फिफ्थ शेल की बात करेंगे तो 5 सब शेल्स होंगे, सिक्स शेल की बात करेंगे तो 6 सब शेल्स होंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ सब शेल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ शेल पर। जो शेल नंबर होता है उतने ही उसमें सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। आफाउ प्रिंसिपल में हमने सब शेल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं वो थोड़ा सा पढ़ा था। अब दोनों रूल्स में हम कंपैरिजन करेंगे कि बोहर एंड बरी और आफाउ प्रिंसिपल किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और दोनों की हेल्प से हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 से यानी हाइड्रोजन से। ओके, तो सबसे पहला इधर हम बोहर एंड बरी को फॉलो करेंगे, बोहर एंड बरी रूल के हिसाब से। ठीक है, बरी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे। और इस साइड में हम लोग आफ्बाउ प्रिंसिपल से फॉलो करेंगे, आफ्बाउस रूल या आफ्बाउस प्रिंसिपल। ठीक है, उसको फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। अगर हम के एल एम एन में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करें तो के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। और आफ्बाउ प्रिंसिपल से अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिखेंगे 1s1 1s1, यानी पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस सब शेल में। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका हो गया 1, यानी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और इधर आफ्बाउ प्रिंसिपल से अगर हम लिखेंगे तो 1s1। यहां पर जो हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग दिखा रहे हैं वो किस में दिखा रहे हैं? आपके शेल्स में। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग दिखा रहे हैं वो किस में दिखा रहे हैं? सब शेल्स में। ठीक है, नाउ सेकेंड एलिमेंट इज हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2। और यहां पर अगर हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आफ्बाउ प्रिंसिपल तो हो जाएगा 1s2। एस में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये कंप्लीट हो गया। और इधर भी फर्स्ट शेल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो ये भी कंप्लीट हो गया। ये कैसे पता करते हैं कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज इक्वल टू होता है आपका शेल नंबर, यानी शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
यानी अगर पहला शेल है, फर्स्ट शेल है, तो n की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 ही आएगा, और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। मतलब के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। तो ये भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये भी 1s भी कंप्लीट हो गया। नाउ अगला एलिमेंट जो है हमारा वो है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 3। पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इसमें आ जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हमारा L में। इसी तरह से लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अगर हम अफबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से, तो लिखेंगे 1s2 और इसके बाद आता है 2s, यानी दिस विल बी 2s1। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 एंड 1। टोटल कितने हो गए आपके? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 2। इसी तरह से इधर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1s2 है ना, एंड 2s2। अब ये सब शेल देखेंगे तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको मैं बता दूं, s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 एंड f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो बेरिलियम में भी ये देखिए 2s कंप्लीट हो गया बिकॉज s में 2 आते हैं। अब 2s के बाद जो नेक्स्ट सब शेल आता है वो आता है 2p अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि अगर हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होगा 5। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एल शेल में 3 जाएंगे। और यहां पर अगर हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल तो लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1, यानी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा? p में जाएगा, p सब शेल में जाएगा। इसी तरह से अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 तो लिखेंगे 2 4। इसी तरह से कार्बन का इधर लिखेंगे तो लिखेंगे कहां तक? 1s2 2s2 एंड 2p2 2p2। p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर। इसी तरह से नाइट्रोजन का जब लिखेंगे तो 7 होगा। क्या लिखेंगे? 2 एंड 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3। और इस तरह से ये चलता चला जाएगा कहां तक? आपका नियोन तक। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होगा 10, लिखेंगे हम लोग 2 8। इसी तरह से नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो होगा 1s2 2s2 एंड 2p6। p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो यहां पर p कैसा हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब सोडियम से स्टार्ट करेंगे। तो सोडियम में क्या होगा? यहां पर अगर हम देखेंगे 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग, अगर L शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 4 हो जाएगा और इट मीन्स 8। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो L शेल होता है इट कैन होल्ड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? कंप्लीट। अगर हम अफबाउ प्रिंसिपल से इसको कंपेयर करें तो दिस वन इज फर्स्ट शेल एंड दिस वन इज सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 प्लस 6। टोटल कितना हो गया आपका? 8। ओके, तो अगर हम कंपेयर करें अफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को या फिर बोहर एंड बरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, दोनों ही केसेस में उनका जो शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कैसा आता है? सेम। ये आपका के शेल को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं आपके एल शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं सोडियम से। तो अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा किसका है? सोडियम का। सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉन को के एल एम में डिवाइड करें तो किस तरह से करेंगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2 8 1, यानी ये कंप्लीट हो चुका था शेल, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? एम में। और अगर यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अफबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से लिखें तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। अब यहां तक 10 हो गए और इसके बाद आता है 3s। दिस वन इज 3s 1। सोडियम के बाद नेक्स्ट होगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इज 12, तो लिखेंगे 2 8 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम मैग्नीशियम का लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ओके, अब s देखिए कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद अब कौन आएगा? 3s के बाद आता है 3p। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, लिखेंगे 2 8 3। m में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। अब p में इलेक्ट्रॉन कहां तक जाएंगे आपके? 3p6 तक, क्योंकि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 तक। तो अगर हम आगे पहुंचे तो हम पहुंचते हैं यहां पर आर्गन तक। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो लिखते हैं 2 8 8।
ओके और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका लिखें आर्गन का अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। ये P1 से लेकर और कहां तक जाएगा P2, फिर आएगा P3, फिर आएगा P4, फिर आएगा P5 एंड आफ्टर दैट P6। ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बोहर एंड बरी के अकॉर्डिंग अगर हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारा जो थर्ड शेल है इट कैन होल्ड 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 9 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। द थर्ड शेल कैन होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बोहर एंड बरी ने यह बताया था कि कोई भी वैलेंस शेल जो होता है, वैलेंस शेल मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो अगले शेल में जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 8 8 एंड 1 यानी जो 1 इलेक्ट्रॉन है दिस वन ये किस में जाएगा आपका एन शेल में जाएगा। यानी यहां पर कभी भी 8 से ज्यादा यानी जो वैलेंस शेल होता है उसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इस चीज को प्रूव करने के लिए अगर हम अफबाउ प्रिंसिपल से देखें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी देखिए फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी ये 4 जो आपको नंबर ये लिखा हुआ दिख रहा है इट रिप्रेजेंट्स द फोर्थ शेल और फोर्थ शेल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है 1 जा रहा है। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये चीज प्रूव हो जाती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं बट एक इलेक्ट्रॉन कहां जाता है फोर्थ शेल में। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं एंड इट कैन बी प्रूव्ड बाय अफबाउ प्रिंसिपल ऑल्सो। ओके अफबाउ प्रिंसिपल भी ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो अगला इलेक्ट्रॉन होता है 3p6 कंप्लीट होने के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है 4s में जाता है। इसके बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2882। तो यानी अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। टोटल काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 20 इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैल्शियम के बराबर होता है। अब कैल्शियम के बाद हमारा बोहर एंड बरी का रूल फिर से एक नया रूल लगता है और वो नया रूल ये होता है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब अंदर वाला शेल कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब ये थर्ड शेल। तो थर्ड शेल तो अभी 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है तो 8 से ज्यादा यानी जब तक अब ये 18 नहीं हो जाएगा, ये थर्ड शेल 18 तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये आपका सेकंड यानी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पॉसिबल नहीं होंगे। यानी स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें अगर तो ये होगा 2892। अब यहां पर कहां तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे 18 तक। इस चीज को प्रूव कर सकते हैं हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल से। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें अफबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और आफ्टर डेट आता है 3d। तो अगर आप देखेंगे यहां से फिर से थर्ड शेल शुरू हो गया। अगर अफबाउ प्रिंसिपल को आप ध्यान से देखेंगे तो 4s के बाद में कौन आता है फिर 3d आता है। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 1। यानी कहने का मीन्स हुआ कि थर्ड शेल में फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो लाइक यहां जैसे थर्ड शेल में 8 के बाद अब क्या हो गया, यहां पर 9 हो गया जो कि हमें अफबाउ प्रिंसिपल में भी साफ साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट अब स्कैंडियम के बाद जो अगला एलिमेंट है वो हमारा है टाइटेनियम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 22। तो इट विल बी 2 8 10 2 यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 10 इलेक्ट्रॉन एंड एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम अफबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से तो क्या होगा यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। अगर काउंट करेंगे ऊपर तो टोटल कितना आ जाएगा 22। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम आएगा तो वेनेडियम 23 हो जाएगा। इट विल बी 2 8 11 2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां तक तो सेम आएगा और ये हो जाएगा 3d3। नेक्स्ट क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 24 होगा और इट विल बी 2 8 12 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना आएगा आपका 3d4। लेकिन
होता क्या है, क्योंकि इसमें d में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम d ऑर्बिटल में कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल का मतलब सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर आ जाता है तो इसका स्ट्रक्चर, जो ऑर्बिटल का जो फिलिंग का स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसे केस में जो क्रोमियम वाला केस है वो हमारा एक्सेप्शनल केस हो जाता है। कैसा हो जाता है, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है कि जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से जंप करके कहां पर चला आता है, थर्ड शेल में चला जाता है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 8 13 1। 2 8 13 1। इसको अगर हम अफबाउ प्रिंसिपल में दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं कि जो 4s के इलेक्ट्रॉन है, जो यहां पर 4s2 होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। तो इट बिकम्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें क्रोमियम का अब, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d। अब क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, d में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ये 3d5 हो जाएगा, और 3d5 होने की वजह से इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, डाउन। एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है। तो इस तरह से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन उसमें कहां से आया है आपका, 4s से। और 4s का क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए 4s की एनर्जी कैसी हो जाएगी, हाई। तो इसलिए इसको बाद में लिखते हैं, और 3d को कैसे लिख देते हैं, पहले। क्योंकि 3d5 जो होता है, इट इज मोर स्टेबल, 3d5 becomes is more stable देन 3d4, यानी दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। और क्यों स्टेबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री होने की वजह से, क्योंकि ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमेट्रिकली फिल्ड है। तो क्रोमियम जो होता है वो एग्जाम में काफी पूछा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शनल नेचर। इसके बाद क्रोमियम के बाद फिर से वही नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो जाता है, यानी मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 25 है तो इट विल बी राइट एज 2 8 13 एंड 2, 2 8 13 2। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप वाउ प्रिंसिपल से लिखें तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5, 3d5 करके लिखेंगे। इसी तरह से आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे 26 तो लास्ट में आएगा यहां पर 3d6, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 8 14 2। और बाकी जो अफबाउ प्रिंसिपल से होगा उसमें लास्ट में क्या आएगा, 3d6। इसी की तरह से अगर हम लोग आयरन के बाद कोबाल्ट का लिखें तो 27 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 8 15 2। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो यहां पर आएगा 3d7, बाकी सब सेम रहेगा। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28, मतलब 2 8 16 2। और बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, ये हो जाएगा 3d8। और इसके बाद अगला एक्सेप्शनल केस आता है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होना चाहिए हमारा 2 8 17 2। लेकिन इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से जम करके इधर आ जाता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर अब होता है 2 8 18 1। और ये भी सेम रीजन होता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होने की वजह से, यानी 3d10 आपका स्टेबल होने की वजह से कॉपर ऐसा होता है कि फोर्थ ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अंदर आता है। कैसे इसको समझ सकते हैं, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन है, अगर d का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए तो यहां पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर और आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकली फिल्ड हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, 3d में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, ये बाद में चला जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 3d10 बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ये कैसा हो जाएगा, लोअर एनर्जी, एंड 4s1 कहां पर आ जाएगा, बाहर।
तो 3D10 जो होता है वो 3D9 से ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स फुलफिल्ड नेचर और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से हम लोग 3D को क्या लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, और 4s को क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा बचा है अब जिंक का। तो अगर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। और काउंट कर लेंगे। अगर हम बोहर एंड बरी के हिसाब से लिखें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो बोहर बरी के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो देखिए फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इट मींस यहां पर हो जाएगा 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो यहां पर हो जाएगा 8। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दिस वन इज थर्ड शेल, ये और ये मिलाकर थर्ड शेल हो गए। तो कितना हो गया, 2 और 6 8 और 10 18। तो थर्ड शेल में आपके हो जाएंगे 18 और आपके फोर्थ शेल में कितने हो जाएंगे, 2। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज के शेल में 2, एल में ये, एम में ये और एन में ये, यानी 2 8 18 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर जिंक। आई थिंक आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए होंगे। और क्रोमियम एंड कॉपर का स्पेशली, क्रोमियम एंड कॉपर जो है वो दो एक्सेप्शनल केस हैं अप टू एटॉमिक नंबर 30। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो आपको आगे भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आई थिंक एटॉमिक नंबर 30 तक आपके दो एक्सेप्शनल केसेस जो क्रोमियम एंड कॉपर हैं उनको आपने सही से समझ लिया होगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल गुरुकुल क्लासेस एंड हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री मॉक टेस्ट, that is www.gurukulclasses.com। यानी इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको फ्री मॉक टेस्ट करने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको रियल टाइम स्कोर भी पता चलता है और स्टडी मटेरियल भी हमारी तरफ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है। तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री स्टडी मटेरियल एंड फ्री मॉक टेस्ट। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए हमारा गुरुकुल चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल क्लासेस।